नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। इस क्लास में हम भारत के संविधान के आर्टिकल 76 इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 75 तक अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, ठीक है, पिछले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो कृपया इस वीडियो को देखने के बाद चैनल में जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 76 के बारे में A to Z। ठीक है, तो देखो भारत के संविधान का आर्टिकल 76, ठीक है, ये भारत का महान्यायवादी इसके बारे में बात करता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 76 किसके बारे में बात करता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भारत के संविधान का आर्टिकल 76 महान्यायवादी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इतनी बात आप सबसे पहले तो आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इस आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो भारत के संविधान का आर्टिकल 76, भारत के संविधान का आर्टिकल 76 कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, क्या कहता है? भारत के संविधान का आर्टिकल 76 कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये महान्यायवादी क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ कि महान्यायवादी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोर्ट में अपना केस लड़ना है, ठीक है, तो आप खुद तो केस नहीं लड़ते हो। ठीक है, आप क्या करते हो? आप एक वकील को हायर करते हो। ठीक है, वो आपके बदले कोर्ट में आपका केस लड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे देश में जो केंद्र सरकार है ना, हमारे देश में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के खिलाफ भी कोर्ट में बहुत सारे केस चल रहे होते हैं। ठीक है, हमारे देश में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के खिलाफ भी कोर्ट में बहुत सारे केस चल रहे होते हैं। तो केंद्र सरकार में जो लोग हैं, मतलब जो केंद्र सरकार है, वो खुद तो केस नहीं लड़ेगी कोर्ट में, तो केंद्र सरकार भी अपने लिए एक वकील हायर करती है, एक वकील नियुक्त करती है। उसे ही कहते हैं भारत का महान्यायवादी। ठीक है, मतलब भारत का महान्यायवादी क्या होता है? वो केंद्र सरकार का एक टाइप से वकील होता है। जैसे हम लोग वकील हायर करते हैं ना अपना केस लड़ने के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो भारत का महान्यायवादी होता है, ये केंद्र सरकार का वकील होता है। केंद्र सरकार अपना केस लड़ने के लिए भारत का महान्यायवादी, मतलब इसे आप कह सकते हो केंद्र सरकार का वकील, इसे नियुक्त करती है। तो आई होप भारत का महान्यायवादी क्या होता है आप इसे समझ गए होंगे। सिंपल याद रखना कि जैसे हमें केस लड़ना होता है तो हम वकील हायर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ भी कोर्ट में बहुत सारे केस चल रहे होते हैं, तो वो भी अपने लिए एक वकील हायर करती है। उस वकील को ही क्या कहते हैं? उस वकील को कहते हैं भारत का महान्यायवादी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है कि भारत का महान्यायवादी ये होता कौन है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। अब फिर से देखो भारत के संविधान का आर्टिकल 76, भारत के संविधान का आर्टिकल 76 कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, और महान्यायवादी क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? आगे ये कहता है कि भारत का महान्यायवादी भारत की संघ सरकार, मतलब जो केंद्र सरकार है, उसका क्या होता है? उसका विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, मतलब उसका कानूनी सलाहकार होता है, उसका वकील होता है। ये बात मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लो आर्टिकल 76, भारत के संविधान का आर्टिकल 76 कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। और ये कौन होता है? भारत का महान्यायवादी भारत की संघ सरकार का विधिक सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है, या कह लो वकील होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इस आर्टिकल 76 में और क्या बातें दी गई हैं। तो देखो इसमें नियुक्ति, सबसे पहली बात इसमें नियुक्ति की गई है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे। तो देखो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से या सिफारिश से। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी भारत
भारत के महान्यायवादी की, तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। और अगर पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय किसकी सलाह से करते हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो ये नियुक्ति की बात भी आप समझ गए कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, सलाह पर करते हैं। तो ये बात आप समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें दूसरी बात दी गई है भारत के महान्यायवादी के बारे में, योग्यता। ठीक है, कि भारत का महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या क्या होंगी। तो देखो, जो व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य होता है, वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। ये है भारत का महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता। क्या है योग्यता, कि जो व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य होता है, वह व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है, मतलब बनने के योग्य होता है। तो ये है भारत का महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई तूने मुझे ये तो बता दिया कि जो व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य होता है, वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनने के योग्य होता है या बन सकता है। ठीक है, ये तो मुझे तूने बता दिया, लेकिन अब तू मुझे ये बता कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं। ठीक है, तो चलो फिर देख लो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, और वो योग्यताएं अगर किसी व्यक्ति में हैं तो फिर वो भारत का महान्यायवादी भी बन सकता है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, ये आप ध्यान से देखो। तो सबसे पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश वही व्यक्ति बन सकता है जो कि भारत का नागरिक हो। कोई विदेशी नागरिक भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं बन सकता है। ठीक है, ये है पहली योग्यता। दूसरी योग्यता, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब पागल नहीं हो। ठीक है, और दिवालिया नहीं हो, ये है दूसरी योग्यता। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि दिवालिया का मतलब क्या होता है। तो देखो, मान लो कोई व्यक्ति है, उसने किसी से उधार ले रखा था और अब उसने कानूनी रूप से ये घोषणा कर दी है कि वह उधार चुकाने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये दूसरी योग्यता थी भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। अब तीसरी योग्यता, कि 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो। ठीक है, 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो, या 10 वर्ष तक, ठीक है, 10 वर्ष तक भारत के किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता का मतलब होता है एडवोकेट, और एडवोकेट का हिंदी में मतलब होता है वकील। ठीक है, 10 वर्ष तक भारत के किसी भी हाई कोर्ट में वकील के रूप में काम किया हो, और ये भी नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित कानून विद्वान होना चाहिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित विद्वान, कानून का जानकार होना चाहिए। तो ये है तीसरी योग्यता। ठीक है, तो पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब पागल नहीं हो और दिवालिया नहीं हो, यह है दूसरी योग्यता। तीसरी योग्यता क्या है कि 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो। अगर ये वाली नहीं है तो फिर 10 वर्ष तक भारत के किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता, वकील के रूप में काम किया हो तो भी चलेगा। और अगर ये भी नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित कानून विद्वान होना चाहिए। ठीक है, कानून का जानकार होना चाहिए, तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 योग्यताएं हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। और अगर ये तीनों योग्यताएं किसी व्यक्ति में हैं तो फिर वो भारत का महान्यायवादी भी बन सकता है। तो आई होप भारत का महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के महान्यायवादी के
कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भारत का महान्यायवादी कौन होता है। भारत का महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील होता है। ठीक है, वो केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है, विधिक सलाह देता है और क्या करता है, और भारत के अगर किसी कोर्ट में अगर केंद्र सरकार का कोई केस चल रहा है तो उस केस को वो लड़ भी सकता है। ठीक है, तो ये उसके कार्य हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, भारत का महान्यायवादी भारत को कानूनी सलाह देता है। ठीक है, विधिक सलाह देता है, ये उसका पहला कार्य है। दूसरा कार्य, भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से भारत की किसी भी कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखेगा, मतलब उसका पक्ष रखेगा। ठीक है, और वहाँ पर सुनवाई का इसको अधिकार है। मतलब सिंपल सी बात कि भारत के किसी भी कोर्ट में वह केंद्र सरकार का अगर कोई केस चल रहा है तो उस केस को वो लड़ सकता है, ये इसका मतलब है। अब बात करते हैं भारत के महान्यायवादी के वेतन के बारे में। ठीक है, तो देखो, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी को एक केस की सुनवाई पर 16,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी को एक केस की सुनवाई पर कितने रुपए दिए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 16,000 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, महान्यायवादी के वेतन के बारे में भारत के संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि भारत के महान्यायवादी को कितना वेतन मिलेगा। इसके बारे में भारत के संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि उनके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उनके वेतन का निर्धारण, महान्यायवादी के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्तमान में भारत के न्यायवादी का वेतन है, ये किसने निर्धारित किया है? ये राष्ट्रपति महोदय ने निर्धारित किया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी के वेतन के बारे में भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या कहोगे कि भारत के महान्यायवादी के वेतन के बारे में भारत के संविधान में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि भारत के महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति महोदय तय करेंगे। ठीक है, भारत के संविधान में ये कहीं नहीं बताया गया है कि भारत के महान्यायवादी को कितना वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आप अच्छे से समझ के होंगे महान्यायवादी के वेतन के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, तो देखो, भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत के राष्ट्रपति महोदय जब तक चाहेंगे तब तक भारत के महान्यायवादी अपने पद पर कार्य करेंगे, और भारत के राष्ट्रपति महोदय जब चाहेंगे तब भारत के महान्यायवादी को उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे, इसका मतलब यही है। ठीक है, लेकिन पीछे हमने देखा था कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, लेकिन किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो जब नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से हुई है तो राष्ट्रपति महोदय भारत के महान्यायवादी को हटाएंगे भी मंत्रिपरिषद की सिफारिश से। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय जब चाहें तब मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, ठीक है, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पर उनको भारत के महान्यायवादी को उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति महोदय भारत के महान्यायवादी को कब उनके पद से हटाएंगे? जब मंत्रिपरिषद उनके पास भारत के महान्यायवादी को हटाने की सिफारिश करेगी। ठीक है, तो आई होप ये महान्यायवादी का कार्यकाल कितना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि महान्यायवादी का कार्यकाल फिक्स नहीं है। ठीक है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, या कह लो इनडायरेक्टली जब तक मंत्रिपरिषद चाहेगी तब तक भारत के महान्यायवादी अपने पद पर कार्य करेंगे, और जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से सिफारिश कर देगी कि आप इसे इनके पद से हटा दीजिए, ठीक है, महान्यायवादी को आप इनके पद से हटा दीजिए, तो फिर भारत के राष्ट्रपति महोदय भारत के महान्यायवादी को उनके पद से हटा देंगे। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत के महान्यायवादी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। ठीक है, तो ये महान्यायवादी से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो
भारत के महान्यायवादी से संबंधित एक आर्टिकल है, आर्टिकल 88। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसीलिए आर्टिकल 88 के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल 88 भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आगे चल के तो मैं आपको इसको पढ़ाऊँगा ही फिर से, फिर भी आर्टिकल 88 आप यहीं पे अच्छे से देख लो। भारत के संविधान के आर्टिकल 88 में क्या कहा गया है ये देखो। भारत के संविधान का आर्टिकल 88 संसद में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार के बारे में बात करता है। ठीक है, भारत के संविधान का आर्टिकल 88 संसद में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार के बारे में बात करता है और ये कहता है कि मंत्री एवं महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि मंत्री और महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा सदन या राज्यसभा सदन, इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हो सकते हैं। ये पहली बात कहता है आर्टिकल 88। फिर दूसरी बात क्या कहता है कि मंत्री एवं महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित तो हो सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो मतदान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वह संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, मंत्री और महान्यायवादी चूँकि संसद के सदस्य नहीं होते हैं इसीलिए वो संसद में मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, संसद में मतदान वही लोग कर सकते हैं जो कि संसद के सदस्य होते हैं। तो ये दूसरी बात कहता है। और तीसरी बात क्या कहता है कि बहस भी कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात कहा कि मंत्री और महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कहा कि मतदान नहीं कर सकते क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। और तीसरी बात कहता है कि अगर सम्मिलित हो सकते हैं तो बहस भी कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात अपनी बात भी रख सकते हैं। ये 3 बातें कहता है आर्टिकल 88। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल 88 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आर्टिकल 88 में सिर्फ 3 बातें कही गई हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 88 में क्या कहा गया है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भारत के संविधान का आर्टिकल 88 संसद में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार की बात करता है और यह कहता है कि मंत्री एवं महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हो सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं अर्थात अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। संसद में मतदान सिर्फ वही लोग करते हैं जो कि संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आर्टिकल 88 में दी गई हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 88 आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आर्टिकल 88 तो ख़त्म हो गया। ठीक है, जो कि महान्यायवादी से संबंधित था। ठीक है, अब महान्यायवादी से संबंधित कुछ और पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नोट के तौर पे यहाँ पे लिख लेना नोट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या नोट है कि महान्यायवादी संसदीय समिति की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 88 में नहीं है। ठीक है, ये अलग से नोट के तौर पर आप लिख लेना। ठीक है, कि महान्यायवादी संसदीय समिति की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये नोट आप याद रखेंगे। और ये जो नोट है ना, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या भारत के महान्यायवादी संसदीय समिति की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो जी हाँ, आपका आंसर हो जाएगा हाँ, महान्यायवादी भारत की संसदीय समिति की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो आर्टिकल 88 मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हो सकते हैं? तो आप कहोगे जी हाँ। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या वो मतदान कर सकते हैं? संसद में भारत के महान्यायवादी मतदान कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा नहीं कर सकते। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या भारत के महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में सम्मिलित होकर बहस कर सकते हैं? तो जी हाँ, बहस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। फिर मंत्रियों के बारे में भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या भारत के मंत्री संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो जी हाँ, ले सकते हैं। मतदान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं अगले नोट के बारे में। तो देखो अगला नोट देखना कि भारत के महान्यायवादी कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकता है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भारत के महान्यायवादी कैबिनेट की मीटिंग में भाग ले सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं, भारत के महान्यायवादी कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखो, भारत के महान्यायवादी कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कैबिनेट के जो फैसले होते हैं ना, वो गुप्त रखे जाते हैं। कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं वो लोग पहले ही सीक्रेसी की शपथ लेते हैं कि जब तक संभव हो दूसरों को यह जानकारी हम नहीं देंगे। ठीक है, कैबिनेट के फैसले जब तक तब तक बाहर नहीं आते जब तक कि बताना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए कैबिनेट के फैसले चूंकि गुप्त रखे जाते हैं, इसीलिए भारत के महान्यायवादी को, चूंकि भारत का महान्यायवादी कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए भारत के महान्यायवादी को कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, और रीज़न पूछे तो रीज़न भी आप अच्छे से बता देना कि कैबिनेट के जो फैसले होते हैं वो गुप्त रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पहले से ही सीक्रेसी की शपथ लेते हैं कि हम जब तक संभव हो दूसरों को ये जानकारी नहीं देंगे, और कैबिनेट के फैसले तब तक बाहर नहीं आते जब तक कि बताना जरूरी ना हो। इसीलिए भारत के महान्यायवादी को कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें शामिल होने का अधिकार नहीं होता है। तो आई होप ये नोट भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आगे देखो अगला नोट, भारत के महान्यायवादी भारत के किसी भी कोर्ट में निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भारत के महान्यायवादी भारत के किसी भी कोर्ट में निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो जी हाँ, भारत के महान्यायवादी भारत के किसी भी कोर्ट में निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बस उसके लिए कुछ शर्तें हैं। ठीक है, शर्तें क्या है वो देखो, भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी केस में किसी की मदद नहीं करेंगे, ये पहली शर्त है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी भारत के किसी भी कोर्ट में निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन पहली शर्त ये है कि वो भारत सरकार मतलब जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी भी केस में किसी की मदद नहीं करेंगे। अब भाई जब केंद्र सरकार के वकील हैं तो किसी दूसरे का केस कैसे लड़ सकते हैं? ठीक है, तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि किसी भी व्यक्ति का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं लड़ेंगे। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि भारत के महान्यायवादी भारत की किसी भी कोर्ट में निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन दूसरी शर्त यह है कि किसी भी व्यक्ति का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं लड़ेंगे, केवल सिविल केसेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, भारत के महान्यायवादी केवल सिविल केसेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये नोट भी आप याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लो, भारत के महान्यायवादी भारत के किसी भी कोर्ट में निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, शर्तें क्या हैं? शर्तें हैं इसके लिए कि भारत सरकार के विरुद्ध मतलब केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी भी केस में किसी की मदद नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं लड़ेंगे, बाकी सिविल केसेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये शर्तें हैं। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भारत के महान्यायवादी से संबंधित कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट, भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा MC सीतलवाड़। ठीक है, MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। तो ये पहला फैक्ट हो गया। अगला फैक्ट, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, तो आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। तो ये था दूसरा फैक्ट। ठीक है, तीसरा फैक्ट कि ये जो के वेणुगोपाल हैं, ठीक है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, ये प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किए गए थे। ठीक है, जब भारत के राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी थे तो उनके द्वारा ये के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किए गए थे और अभी भी ये हैं। ठीक है, और अगर आपसे मैं पूछूं कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, तो आप क्या कहोगे? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। फिर ये जो के वेणुगोपाल हैं, इनके बारे में पूछा जाता है कि ये भारत के कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं।
तो देखो के वेणुगोपाल भारत के 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे कि के वेणुगोपाल जो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, ये भारत के 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। ठीक है, और इनके बारे में एक और फैक्ट भी आपको याद रखना है कि भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के महान्यायवादी यही हैं। ठीक है, के वेणुगोपाल जी भारत के अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल के महान्यायवादी यही हैं। ठीक है, 13 साल। ठीक है, 13 साल हो गया है इनको भारत के महान्यायवादी के पद पर कार्य करते हुए। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। फिर अगला फैक्ट, महान्यायवादी लोक सेवक मतलब सिविल सर्वेंट की परिभाषा में नहीं आते हैं। ठीक है, इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इन पर लागू नहीं होता है, इसीलिए आप इनके संदर्भ में कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे कि भारत के महान्यायवादी लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आते हैं, इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इन पर लागू नहीं होता है, इसीलिए आप इनके संदर्भ में कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ठीक है, तो आप आंसर क्या करोगे कि अटॉर्नी जनरल। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर कुछ और लिखा गया है, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल होगा। ठीक है, मतलब भारत का महान्यायवादी ये संसद का सदस्य नहीं होता है और संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और फिर पीछे मैंने आपको जब उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति महोदय भी संसद के सदस्य नहीं होते लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। वो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे। और तीसरा हो जाएगा आपका मंत्री। ठीक है, भारत के जो मंत्री होते हैं, ठीक है, भारत के जो मंत्री होते हैं वो भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन संसद के सदस्य नहीं होते लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो कौन कौन हो जाएंगे आंसर में? एक तो आपका भारत का महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट और तीसरा मंत्री। ठीक है, भारत के मतलब जो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये था आपके लिए एक क्वेश्चन। तो आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से देख लो, भारत के प्रथम महान्यायवादी हैं MC सीतलवाड़। ठीक है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल। और ये जो के वेणुगोपाल हैं ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा नियुक्त किए गए थे। ठीक है, जब प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे तब ये भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किए गए थे प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, और ये भारत के 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। ठीक है, के वेणुगोपाल जी, और भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के महान्यायवादी भी यही हैं। 13 साल हो चुके हैं इनको भारत के महान्यायवादी के पद पर कार्य करते हुए और अभी भी ये भारत के महान्यायवादी के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक फिर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ का मतलब केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी कानून मंत्री भारत का, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी और ऑप्शन डी अधिवक्ता। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पूछ क्या रहा है कि भारत में जो केंद्र सरकार है, ठीक है, उसका सर्वोच्च विधिक अधिकारी मतलब सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो अभी ही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे कि भारत का महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार का क्या होता है? सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा भारत का महान्यायवादी ख़त्म होता है। आई होप आपको भारत का महान्यायवादी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहें। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले आर्टिकल 77 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।